नमस्कार, टॉपर स्टूडेंट क्लासेस में स्वागत है आपका। भूगोल का वीडियो शुरू हो रहा है। भूगोल के वीडियो में हम शुरू करेंगे भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल में पृथ्वी से संबंधित टॉपिक पहले चलेंगे, उसके बाद हम भारतीय भूगोल को पूर्ण करेंगे। ठीक, तो आज जो पहला टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड और उससे संबंधित सौरमंडल। किसी भी परीक्षा में ब्रह्मांड और सौरमंडल से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो टैट हो, सुपर टैट हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो। यदि आपको जीएस करना है तो सबसे पहले इसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ब्रह्मांड क्या है? तो सबसे पहले ब्रह्मांड एक सिंगल पिंड था, तो उसके लिए कहा जाता था सिंगुलैरिटी। एक सिंगल पिंड था। अत्यधिक ताप और दाब की वजह से इसमें एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट के बाद छोटे छोटे पिंड बनने शुरू हुए, और उस पिंड से ही संबंधित हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत हैं, जिनमें एक मान्य सिद्धांत है जिसको बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये बिग बैंग सिद्धांत है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोटन का सिद्धांत। ठीक, तो महाविस्फोटन का सिद्धांत दिया किसने था? तो महाविस्फोटन का सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेटेयर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार के एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया था कि बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटन का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया था। जॉर्ज लेमेटेयर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और दृढ़ता से इस सिद्धांत को लागू किया रॉबर्ट वेगनर ने। ठीक, तो आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत है? तो बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो महाविस्फोटन का सिद्धांत दिया जॉर्ज लेमेटेयर ने, और इसको दृढ़ता से किसने लागू किया? तो रॉबर्ट वेगनर। क्लियर? अब ये सिद्धांत है क्या, इसको जान लेते हैं। इस सिद्धांत से संबंधित सबसे पहला पॉइंट, ब्रह्मांड सबसे पहले एक सिंगुलर पिंड था। अत्यधिक ताप और दाब की वजह से इसमें विस्फोट होने लगा, उसको महाविस्फोट कहा गया। क्या कहा? महाविस्फोट। और महाविस्फोट जब बार बार विस्फोट होता रहा, तो पहले ब्रह्मांड के बाद बने तारे के साथ साथ बनी आकाशगंगाओं के बाद बने ग्रह के बाद बने उपग्रह के साथ बने उल्कापिंड के साथ बने धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। तो इस प्रकार पुनः विस्फोट होते होते ब्रह्मांड के सारे पिंडों का निर्माण हुआ। मुख्य रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि महाविस्फोट था क्या, महाविस्फोट हुआ क्यों? महाविस्फोट उच्च ताप और उच्च दाब की वजह से हुआ। ठीक है, उसी को ही महाविस्फोटन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाविस्फोटन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है, क्लियर? अब आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो कर चुके हैं, अब हम चलते हैं आकाशगंगा की ओर। आकाशगंगा है क्या? तो आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा से पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद जब विस्फोट होता रहा, तो सौर मंडल से ऊपर ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब से ज्यादा गैलेक्सी है। ठीक, और उसमें ही एक हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है दुग्ध मेखला। ठीक, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपकी गैलेक्सी का क्या नाम है? दुग्ध मेखला। इसको इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं मंदाकिनी। क्लियर? तो बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, लगभग 100 अरब से अधिक हैं। उसमें एक हमारी आकाशगंगा है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें पूरा सौर मंडल है, हमारी पृथ्वी है, और उस आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, और उसको इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है, और दूसरा नाम उसका मंदाकिनी भी है। ठीक है, अब एक प्रश्न ये बनता है कि सर्वप्रथम हमारी गैलेक्सी को किसने देखा? तो देखा गैलीलियो ने। किसने देखा?
ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा। और इसकी आकृति है कैसी? तो इसकी आकृति है सर्पिलाकार। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार का अर्थ होता है स्पाइरल, स्प्रिंग के आकार की। इस तरीके से नजर आती है आप टेलीस्कोप से देखोगे तो। ठीक, तो अब क्लियर हो गया कि सौर से ज्यादा गैलेक्सी है। उसमें हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी और दुग्ध मेघला या मिल्की वे है। उसको सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा और उसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार। ठीक है, अब हम अपनी गैलेक्सी में आ जाते हैं। तो हमारी गैलेक्सी के जो सबसे नजदीक तारा है वो कौन सा तारा है? सूर्य। ठीक है, तो पहले तारे समझ लेते हैं, तारे क्या होते हैं, तारों की उत्पत्ति और विनाश कैसे होता है, ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, तो तारे क्या होते हैं? तारे मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन का स्वरूप होते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि तारे होते हैं नाभिकीय संलयन का स्रोत, नाभिकीय विखंडन का स्रोत, दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। जब दो पिंड मिलकर, दो या दो से अधिक पिंड मिलकर एक नए पिंड का निर्माण करते हैं तो उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अब जब छोटे छोटे दो पिंड बड़े पिंड में टूट जाते हैं, नहीं उल्टा हो, जब बड़ा पिंड मिलकर जब छोटे छोटे पिंड में टूट जाता है तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब छोटे छोटे पिंड मिलकर एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं तो उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और ऊर्जा निकल रही है। ठीक, अब समझिए, यानी हाइड्रोजन दो पिंड मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? हीलियम। यानी इसका मतलब ये है हाइड्रोजन पूर्णता हीलियम में बदल रही है। ठीक है, और कुछ ऊर्जा के रूप में निकल रही है, जो ऊर्जा आपको प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में निकलती है। जो ये प्रकाश दिख रहा है ये नाभिकीय संलयन के बाद ही है। अब समझिए, जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तब होता है तारों का निर्माण। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तारों का निर्माण कब होता है? तो तारों का निर्माण होगा जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तब। ठीक, पहला प्रश्न। दूसरा, इसमें किस किस गैसों का मिश्रण होता है? तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के स्रोत होते हैं। सभी तारे हाइड्रोजन और हीलियम के स्रोत होते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और कम मात्रा में हीलियम होता है। अभी हम सूर्य की ओर नहीं गए हैं, तारे पढ़ रहे हैं। तो तारे जिसमें अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और कम मात्रा में हीलियम होता है नाभिकीय संलयन का स्रोत होते हैं। ठीक, अब जो तारों का रंग होता है, कभी तारे आपको नीले दिखाई देते हैं तो कभी लाल नजर आते हैं। तो तारों का जो रंग होता है, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि तारों का रंग किसका सूचक होता है? तो रंग होता है उसके ताप का सूचक। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तारों का रंग किसका सूचक होता है? तो उसके ताप को दर्शाता है। अब दो कलर याद रखने हैं आपको, सिर्फ एक नीला और एक लाल। ठीक, तो तारों का रंग यदि नीला होगा तो सबसे अधिक ताप होगा, और तारों का रंग अगर लाल होगा तो सबसे कम ताप होगा। ठीक है, अब तारों का रंग नीला तो सबसे ज्यादा, तारों का रंग लाल तो सबसे कम। अब क्या होता है, जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रही है, जब हाइड्रोजन की पूर्ण मात्रा हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी उसी दिन तारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब तभी तारों का विनाश हो जाता है। अब क्या होता है वो डिटेल में समझिए। जब आप देखते हैं कि एक तारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, अब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, तो जब इस पूर्ण रूप से परिवर्तित होता है तो इसके केंद्र में हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं बचेगा और इसके बाहर की ओर थोड़ा बहुत हाइड्रोजन की मात्रा होगी तो चमक नजर आती रहती है। अब ऐसा होता है कि यहाँ पर लाल लाल आपको नजर आएगा बिल्कुल। ठीक है, इसको रक्त दानव कहते हैं, रेड ज्वाइंट्स, रक्त दानव, लाल दानव या रक्त दानव। अब यहाँ पर जब प्रकाश गुजारोगे तो यहाँ से तो गुजरेगा नहीं, यहाँ से गुजरेगा क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल हाइड्रोजन बचा नहीं, बिल्कुल लाल हो गया, अंधेरा। जब प्रकाश यहाँ से नहीं गुजरेगा तो इसको संज्ञा दी गई है कृष्ण छिद्र की।
जिसको ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक होल की घटना सर्वप्रथम किसने दी? एस चंद्रशेखर ने। जी बिल्कुल। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनके लिए इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पता होगा सभी के लिए। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो कि विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बताया। और अब यहीं पे आ जाते हैं, जब इसमें से हाइड्रोजन बिल्कुल समाप्त हो जाती है तो इसमें केवल इलेक्ट्रॉन तो अपनी कक्षा को छोड़कर जाने लगते हैं, तो बचते हैं न्यूट्रॉन। जब इसमें न्यूट्रॉन बचते हैं तो बहुत हल्के हो जाते हैं ये तारे और बहुत तेजी से घूमने लगेंगे, तो उनको नाम दिया जाता है न्यूट्रल स्टार। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है न्यूट्रल स्टार क्या है? तो तेजी से घूमते हुए तारे। न्यूट्रल स्टार को ही पल्सर कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रल स्टार या पल्सर एक ही बात है। ठीक है, तो न्यूट्रल स्टार क्या है? तेजी से घूमते हुए तारे। जब हाइड्रोजन पूरा समाप्त हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर जाने लगते हैं। बाहर केवल इसमें कितना न्यूट्रॉन बचे होते हैं, तो न्यूट्रॉन तेजी से घूमते हैं, उनको न्यूट्रल स्टार या फिर पल्सर कहा जाता है। ठीक, अब ऐसी स्थिति में तारे समाप्त हो जाते हैं। तो तारों की उत्पत्ति और विनाश आपने क्लियर किया। ठीक है, हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक सबसे करीब तारा कौन सा है? सूर्य। ठीक है, तो हम सबसे पहले सूर्य की ओर ही चलते हैं कि सूर्य क्या है। अच्छा, हमारी आकाशगंगा आपने देखी, तो हमारी आकाशगंगा के सबसे पास सबसे नजदीक आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे या फिर मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला। ठीक, ये इसकी आकृति भी आपको पता चल गई। इसके सबसे पास कौन सी गैलेक्सी है? इसका नाम है एंड्रोमेडा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हमारी गैलेक्सी के सबसे निकट गैलेक्सी का नाम क्या है? तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, तो एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक गैलेक्सी। ठीक, और हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो वो है सूर्य। ठीक है, तो हम सूर्य के बारे में ही पढ़ेंगे पहले। तो सूर्य है क्या, वो समझ लीजिए। ठीक है, ये है सूर्य और इसकी कुछ परतों का तापमान याद रखना है। मान लीजिए ये है केंद्र बिंदु। ठीक, और ये जो बाहर की परत है इसको कोरोना या क्रीट कहा जाता है। ठीक, ये जो किरणें आ रही हैं इसको कहते हैं हम प्रकाश मंडल। और जगह जगह पर यहाँ पर कुछ सौर धब्बे पड़ जाते हैं जिनको हम कहते हैं सौर धब्बे। इनका आपको तापमान याद रखना है। ठीक है, जो केंद्र बिंदु होता है उसका तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कोरोना या क्रीट जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और बचा आपका सौर धब्बे जिसका तापमान होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 3 तो तापमान याद रखने हैं। अब सूर्य से संबंधित कई प्रश्न बन सकते हैं। सूर्य की किरणें कितने समय में आती हैं? सूर्य के चारों तरफ गति कौन करता है? तो सबसे पहले समझ लीजिए सूर्य है क्या। तो सूर्य सबसे पहले एक तारा है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन है? तो ये एक तारा है। पूरे सौर मंडल का एक ये केंद्र बिंदु है। ठीक है, इसके चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं ग्रह, उपग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। अब इसमें क्या क्या है? एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है, बाकी अन्य मिलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लगभग 71% होता है, हीलियम होता है 26.5%। उसके बाद जो अन्य बचा वो 22.5% बचता है। इस तरीके से सूर्य का निर्माण होता है।
अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन गैस मिलती है, तो वो हाइड्रोजन है, कितनी 71%। दूसरे नंबर पे हीलियम। तो किन दो गैसों का मुख्य रूप से मिश्रण है, हाइड्रोजन और हीलियम का। इसमें भी वही अभिक्रिया होगी जो सब में होती है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होगा और जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित पूर्ण रूप से हो जाएगा तब वो समाप्त हो जाएगा। सूर्य की जो अवधि है 5 मिलियन वर्ष मानी गई है, 5 मिलियन वर्ष के बाद सूर्य भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे प्रश्न पे कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इसको लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर लिखा जाता है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। अब सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी कभी दूर चली जाती है तो कभी पास आ जाती है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट होता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर चला जाता है। जब सबसे निकट होता है वो तिथि होती है 3 जनवरी। ठीक है, उस तिथि जो तिथि होगी वो 3 जनवरी होती है और उसको उपसौर कहते हैं। और दूर चली जाती है तो वो तिथि होती है 4 जुलाई। इससे दूर नहीं जाएगी और इस घटना को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, यदि इसकी भी दूरी आपको याद करनी है तो सबसे निकट जब होगी तो वो दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक, और सबसे दूर जब जाती है तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। ये दूरी है। ये दोनों घटनाएं आपको याद रखनी है कि दूरी कब जब होता है, दूर कब होता है, दूर जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, पास जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, पास जब होता है तो उसको उपसौर कहते हैं, दूर जब होता है तो उसको अपसौर कहते हैं। ये 3 जुलाई को होती है और ये 3 जनवरी को होती है, वो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 18 सेकंड का टाइम देती है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये 8.3 मिनट में भी लिखा होगा, दोनों ही ऑप्शन सही है। यदि मिनट और सेकंड में पूछे तो 8 मिनट 18 सेकंड और सिर्फ मिनट में पूछे तो 8.3 मिनट। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, या फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी है क्या, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है। ठीक है, सूर्य से संबंधित लगभग ये पॉइंट आपके कवर अप हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये जो सौर धब्बे, सौर धब्बों का तापमान कम होता है और बाहर जो क्रीट है उसका तापमान ज़्यादा होता है। इसके पीछे भी तथ्य है, जब सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है तो यहाँ से एक सौर ज्वाला निकलती है। ठीक, अब ये सौर ज्वाला निकलती है और पृथ्वी तक पहुँचती है। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। ये जब सौर ज्वाला इसके उत्तरी ध्रुव पर पहुंचती है तो इसको अरोरा बोरियालिसिस कहते हैं। ठीक है, और जब ये दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती है तो इसको एस्ट्रोलिसिस कहते हैं। दोनों ही घटनाएं याद रखनी है, उत्तरी ध्रुव पर पड़ेगी तो अरोरा बोरियालिसिस और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ेगी तो अरोरा एस्ट्रोलिसिस। ठीक है, जब ये ज्वाला निकलती है तो सूर्य पर जो धब्बे पड़ जाते हैं उनको सौर धब्बों का नाम दिया गया है, इसी वजह से उसका तापमान कम होता है। ठीक है, तारे समझ में आए, सूर्य समझ में आया है ना। ये पूरे सौर परिवार का मुख्य बिंदु है, इसी के को केंद्र मानकर सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्लॉकवाइज करेंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सूर्य समाप्त हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं सौर मंडल की ओर। ठीक, तो सौर मंडल है क्या, किसने खोज की? सबसे पहले आपने देखा कि हमारी गैलेक्सी को सर्वप्रथम किसने देखा? गैलीलियो।
ठीक है, हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी थी? सर्कुलर। अब ऐसे ही सौर मंडल को सर्वप्रथम सौर मंडल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस ने ही सौर मंडल की खोज की, इसीलिए जन्मदाता भी यही बोले जाते हैं कि कोपरनिकस ही इसके जन्मदाता है। ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? सोलर सिस्टम की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, सब उत्तर किसने बताया? सब उत्तर कोपरनिकस है। क्लियर? सौर मंडल है क्या? तो सौर मंडल के अंतर्गत ग्रह, सूर्य तो आएगा ही, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, उल्काश्म, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसमें सर्वप्रथम आता है ग्रह। तो इसमें लगभग आप उपग्रहों की जो संख्या पढ़ेंगे, अब तो बढ़ गई है, लगभग 204 उपग्रह अभी तक खोजे जा चुके हैं। ठीक, और जो ग्रह हैं वो आपको इनकी संख्या पता होगी, 8 है। ठीक है, पता ही है सबको। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2006 तक सभी वैज्ञानिक यम को एक ग्रह मानते थे, जो था भी, जिसको आप प्लेटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्लेटो ये ग्रह जो था ये सबसे लास्ट में मिलता है। यदि आपने संरचना देखी हो सूर्य के दूरी के बढ़ते क्रम में, जैसे ये सन है, ये बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब यहाँ पे सबसे बाद में यम था, सबसे बाद में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि वो हट गया है, लेकिन प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, जो हटा हुआ 2006 का जो ग्रह है वो पृथ्वी पर, सौर मंडल में स्थिति उसकी कहाँ पर थी? ठीक है, तो सबसे लास्ट में था वरुण के बाद। और उसके बाद जो, अगर ये था और ये सबसे छोटा ग्रह था उस समय पे, अभी सबसे छोटा कौन है? बुध, और उस समय पे कौन था? प्लेटो। ठीक है, अब प्लेटो को ग्रह से क्यों हटाया? तो 2006 में वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी कि ग्रह वह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सिर्फ अपनी कक्षाओं में। ठीक, पर यम के साथ थोड़ा उल्टा था, यम अपनी कक्षा के साथ साथ वरुण की कक्षा को काट रहा था, इसी वजह से इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों हटाया? तो पता चल गया, ये वरुण की कक्षा को काट रहा था। ठीक, इससे अलावा एक प्रश्न और पूछा गया है कि जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक या पुराने लोग जो थे वो किसको ग्रह के रूप में मानते थे? तो देखो, ये प्राचीन काल तो था नहीं 2006, ये आधुनिक काल है। तो प्राचीन काल में सूर्य को भी ग्रह माना जाता था, जो कि एक तारा है। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन युग में, प्राचीन युग से पहले से भी किसको माना जाता था ग्रह? सूर्य को। क्लियर? चलिए, अब आप ग्रहों के बारे में पढ़ें, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रहों का वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है, तो ग्रह हैं क्या, वो आपको पता होना चाहिए। तो ग्रह हैं क्या? ग्रह वह हैं जिनका ना तो अपना कोई प्रकाश होता है, ना कोई अपनी ऊष्मा होती है। ठीक है, अप्रकाशित होते हैं, ना कोई ऊष्मा होगी। ये किसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सभी ग्रह सौर मंडल के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इनकी उत्पत्ति हुई महाविस्फोटन से, है ना। महाविस्फोट हुआ तो पहले गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी के बाद तारे बने, तारे के बाद ग्रह बने, ग्रह के बाद उपग्रह बने, पुनः विस्फोट के बाद ये निर्माण क्रिया चलती रही। ठीक, तो उसमें आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं ग्रह। अब इनका एक क्रम है कि ग्रह आप किस तरीके से याद रखें। तो 5 तरीके से आप याद कर सकते हैं ग्रहों को। तो ग्रहों की उत्पत्ति के बाद आप सबसे पहले पता होना चाहिए आकार के क्रम में ग्रह कैसे होते हैं, दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रह कैसे है। ठीक है, घनत्व के क्रम में ग्रह याद करने की क्रिया क्या है। ठीक है, परिक्रमण अवधि के क्रम में कैसे आप ग्रहों को याद कर सकते हैं। 5 तरीके से आप ग्रहों का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक, अब ये तो पता ही चल गया कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है? ग्रह। तो देखिए, सबसे पहले बुध है। ठीक,
दूरी के क्रम में तो ये ग्रह अरेंज लगाए हुए, ठीक। तो इसके चारों चक्कर लगाते हैं तो इसकी जो क्रिया होती है, दिशा जो है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी घड़ियों की दिशा में। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, इधर पूरब इधर पश्चिम, तो ग्रहों की जो गति है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर, क्लॉकवाइज। क्या कह रहे हैं इसको? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। 3 प्रश्न बन गए, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज या फिर पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक। उसके बाद बुध के बाद क्या आता है? शुक्र। शुक्र की दिशा बदल जाती है, शुक्र विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है। ये घूमेगा पूरब से पश्चिम की ओर, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये पृथ्वी हो गया, अब पृथ्वी की दिशा कैसे होगी? क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूरब की ओर। उसके बाद क्या आता है? मंगल, मंगल की दिशा भी समान रहती है। उसके बाद क्या आता है? बृहस्पति, उसकी दिशा भी यही रहेगी। ये अरुण है, ये वरुण है, हाँ ये शनि, ये शनि, ये अरुण और ये वरुण। अब यहाँ देख लीजिए, इसकी भी सही है पर अरुण की बदल जाएगी। अब आपको क्लियर हो गया, 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, जो पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, और बाकी के जितने ग्रह हैं वो सब पश्चिम से पूरब की ओर गति कर रहे हैं, क्लॉकवाइज दिशा में गति कर रहे हैं। तो सामान्यतः सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में गति करते हैं, सिवाय 2 ग्रहों के। एक कौन सा? एक शुक्र, दूसरा अरुण। क्लियर? अब इन 2 ग्रहों के बीच में एक मंगल, दूसरा बृहस्पति, इन दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह के कुछ टुकड़े मिलते हैं। तो आपसे एक प्रश्न और नया पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में मिलते हैं? तो किनके? मंगल और बृहस्पति के। क्षुद्र ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं जो इनकी दिशा में ही चक्कर लगा रहे होते हैं, किनके? सूर्य के चारों, ठीक है। शनि को वलयकार भी बोला जाता है, इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। ऐसे ही अरुण को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब देखिए, प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। अगर हम देखें दूरी के क्रम में, दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रह, या फिर आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रह। तो सबसे पहले सबसे नजदीक कौन, उससे दूर कौन, उससे दूर कौन, उससे दूर कौन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले कौन है? बुध है, बुध के बाद कौन है? शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक। इनकी इंग्लिश भी याद रखनी है साथ साथ आपको। कभी कभार प्रश्न में वो शनि को वीनस लिख दे, शनि को जुपिटर लिख दे, सैटर्न लिख देगा, इसको यूरेनस लिख देगा, इसको नेपच्यून लिख देगा, इंग्लिश में ही लिख देगा हिंदी बनाकर, ठीक है। बुध को क्या कहते हैं? बुध को मरकरी कहते हैं, इसका कोई उपग्रह नहीं। शुक्र को क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, पृथ्वी को अर्थ तो पता ही होगा, इसका एक उपग्रह है। मंगल, मार्स कहते हैं, इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक। बृहस्पति, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, इसके 79 है। शनि, शनि को क्या कहते हैं? सैटर्न, सैटर्न 82 बढ़ गए हैं इन दोनों के। यूरेनस, इसके होते हैं 27। वरुण, नेपच्यून, इसके होते हैं 13। ये क्रम याद रखना है, 0 0 1 2 79 82 27 13, ठीक है। अब देखिए, ये था दूरी के क्रम में ग्रहों का वर्गीकरण। अब दूरी के क्रम में याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लिख लीजिए बसपा की मायावती, MB सेब खाती है, ठीक है। सेब को लिख लेना SAB, ठीक है। तो ये क्रम याद रहेगा आपको। बुध, शुक्र, पृथ्वी, MB लिख रखा है मायावती को, तो मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, क्रम याद हो गया, ठीक है। अब आ जाइए आप आकार के क्रम में ग्रह। जब आकार के क्रम में ग्रह देखेंगे तो सबसे पहले नाम आता है बृहस्पति का, ठीक है।
बृहस्पति, उसके बाद उससे छोटा शनि, शनि छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, वरुण के बाद आता है पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, मंगल और बुध, ये क्रम है। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। ये जिधर को मुंह फैला है वो बड़ा होता है। ठीक है, याद करने का इसका भी एक तरीका है। इसको एक लाइन याद कर सकते हैं, वो लाइन ये है, पति शनि की आवरु पृथ्वी के शंभु ने उतारी। एक लाइन याद हो जाएगी तो आराम से याद किया जा सकता है। ठीक है, पति से याद रहेगा बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा है। उसके बाद शनि, आवरु से अरुण, वरुण, पृथ्वी, क्या बचा? शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, अब आ जाइए आप द्रव्यमान के क्रम में। यदि आपको आकार के क्रम में याद होगा तो द्रव्यमान के क्रम में ग्रह भी बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी का आकार अगर बड़ा है तो उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा, है ना, क्योंकि यहाँ क्रम बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ एक बदलना है। बृहस्पति जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका आकार भी सर्वाधिक है और द्रव्यमान भी सर्वाधिक है। आपको शनि भी वैसे ही लिखना है। अरुण और वरुण की क्रम बदल जाएगा, अरुण बाद को पहुंच जाएगा, वरुण पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी जैसा था वो वैसा ही रहेगा। उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। ठीक है, अब बचा आपका परिक्रमण। अब देखिए दूरी के क्रम में गिरा, मैं यहाँ बता चुका हूँ। दूरी के क्रम में होगा 3, पता चल गया आपको कि किस तरीके से आप विभाजित कर सकते हो। ठीक है, अभी आप इसको हटाइए। परिक्रमण अवधि के हिसाब से देखो बहुत आसानी से याद किया जा सकता है इसको। अच्छा ये बताओ, अगर जो ज़्यादा दूर होगा, जो ज़्यादा दूर होगा वो देरी से चक्का लगाएगा, जो ज़्यादा पास होगा वो पहले चक्का लगा देगा। परिक्रमण अवधि समझो, वह अवधि जिस अवधि से जिस समय में, जितने समय में कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको परिक्रमण अवधि कहते हैं। जैसे पृथ्वी आप देखते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इसको परिक्रमण अवधि, परिक्रमण काल के नाम से जाना जाता है, जिसको आप 365 दिन लगभग मान लेते हो, है ना। एग्जैक्ट समय यही होता है। अब यही परिक्रमण अवधि किसकी ज़्यादा है, किसकी कम? अब ये बताइए, जो सबसे नज़दीक होगा वो सबसे पहले चक्कर लगा देगा, सीधी बात है। तो सबसे कम किसका होगा? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये क्रम वरुण तक चलेगा। अब आपको पता चल गया कि परिक्रमण अवधि के आधार पर जो क्रम है वही दूरी के आधार पर क्रम है। याद हो गया? तो जो परिक्रमण अवधि के आधार पर क्रम वही दूरी के आधार पर। ठीक है, अब देखिए 1 बाय 1 ग्रहों को शुरू करते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ग्रहों में सबसे पहले जान लीजिए बुध। बुध से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बुध को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह इसका 0 है। क्या यहाँ ग्रहण लगेगा? हाँ, क्यों नहीं लगेगा? कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि देखते हैं ये सूर्य है, ये चांद है, ये पृथ्वी है। जब चांद बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब यही स्थिति मैंने पृथ्वी को बीच में लगा दिया तो यहाँ चांद हो गया, तब क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण। यही तो होता है। अब अगर चांद ही नहीं होगा तो ग्रहण लगेगा क्या? अब चांद ही नहीं है तो इसका कोई चांद नहीं। उपग्रह का मतलब चांद ही तो हुआ, है ना। जिसके 82 इसका मतलब 82 से ज़्यादा ही ग्रहण होते होंगे उसके, है ना। कभी सूर्य ग्रहण हो जाता होगा तो कभी चंद्र ग्रहण हो जाता होगा। ठीक, तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है तो ग्रहण भी नहीं लगेगा।
ठीक, वायुमंडल का अभाव होगा, यानी वायुमंडल नहीं है। क्लियर? आप समझिए, आधे से ज्यादा भाग इसका सूर्य से ही घिरा रहता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, याद करने का इतना वो भी नहीं है। आप सबसे छोटा याद रखो, सबसे नजदीक सबसे निकट याद रखिए। ठीक है। दूसरा शुक्र। शुक्र से कई प्रश्न बन जाते। शुक्र, बुध के बाद शुक्र आता है, इसका उपग्रह भी कोई भी नहीं है, उपग्रह इसका भी शून्य है, तो यहाँ भी ग्रहण नहीं लगेगा। सीधी बात है, जब कोई उपग्रह नहीं है तो ग्रहण भी नहीं लगेगा। अब प्रश्न ये बनता है कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है कि बुध है? शुक्र है। देखिए, ये रहा सन, सन के बाद बुध आया, बुध के बाद शुक्र आया, तो बुध होना चाहिए। अच्छा, देखिए बुध ये रहा और ये रहा शुक्र। आप लॉजिक तो यहाँ का लगा सकते हो क्योंकि सबसे पास में है, इस वजह से ये गर्म होना चाहिए। हालांकि सबसे गर्म नहीं, सबसे गर्म है शुक्र। शुक्र गर्म क्यों है, ये भी रीजन आपको पता होना चाहिए। यहाँ वायुमंडल नहीं, अब वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल की जो गैसें होती हैं, सूर्य की किरणों, सूर्य की जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित करती है। अब अवशोषित करेंगी तो उसके वायुमंडल के तापमान को बढ़ाएंगे तो गर्म होगा, तभी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बनता है, जो वायुमंडल की गैसें हैं वो गैसीय आवरण बना लेती है ना, और गर्मी को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है तो क्या बन जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारी पृथ्वी पर 0.038% CO2 है, जिसकी वजह से 40 से 50 डिग्री नॉर्मली तापमान हो ही जाता है गर्मियों में, जिसको आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइए शुक्र पर। शुक्र पर 90 to 95% CO2 की मात्रा है। सोचो क्या होता होगा, यानी 1% भी नहीं है तो हमारे यहाँ इतनी गर्मी होती है, और वहाँ पे 90 to 95% गर्मी है। 90 to 95% CO2 है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती होगी। इसी वजह से सबसे ज़्यादा गर्म कौन है, शुक्र, क्योंकि यहाँ वायुमंडल है। क्लियर? अब यहाँ इसमें क्या है, इसमें दिन तो गर्म होता होगा पर रातें बर्फीली होती है, यानी जब तक सूर्य रहता है जब तक गर्मी दिखती है, और रात में अगर नहीं होता तो ठंड पड़ती है। रीजन पता ही है, क्योंकि वायुमंडल नहीं। ठीक, अब यहाँ आ जाइए, इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक गर्म प्रेशर कुकर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेशर कुकर अत्यधिक हीट क्रिएट होने की वजह से अत्यधिक प्रेशर हो जाता है, इस वजह से इसको प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी की बहन जुड़वा ग्रह, जी, पृथ्वी की बहन और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है, इसका भी रीजन है। ये ज्यों का त्यों पृथ्वी के जैसे आकार और द्रव्यमान की तरह दिखता है, उतना ही लगभग द्रव्यमान और आकार समान है, इसी वजह से पृथ्वी का जुड़वा और जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अगला, इसको भोर का तारा या फिर साय का तारा कहा जाता है। एक और पॉइंट, इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से देखा जा सकने वाला इकलौता चमकीला ग्रह है। ठीक है, इसलिए इसको चमकीला ग्रह कहते हैं। भोर का तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में ये पूरब की दिशा में और शाम के टाइम में ये पश्चिम की दिशा में दिखता है, इसलिए इसको भोर और साय का तारा कहा जाता है। चमकीला है इसलिए आपने तारे की संज्ञा दे दी, हालांकि ये तारा नहीं है, एक ग्रह है। ठीक, और इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अगर हाँ, अब आ जाओ पृथ्वी पे। पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट, देखिए कई प्रश्न बन गए। सबसे निकट ग्रह, सबसे निकट तारा, सबसे निकट गैलेक्सी, सबसे निकट आकाशीय पिंड, आकाशीय या खगोलीय पिंड, अलग अलग उत्तर है सभी के। सबसे निकट ग्रह शुक्र है पृथ्वी के, मंगल पर लगाइए। ठीक, सबसे निकट तारा सूर्य है, सूर्य से नजदीक और थोड़ी है कोई। सबसे निकट गैलेक्सी, हम तो जिस गैलेक्सी में हैं उसके बाद हमारी गैलेक्सी के नजदीक सबसे गैलेक्सी क्या नाम बताया, एंड्रोमेडा, तो एंड्रोमेडा। ठीक, सबसे नजदीक आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कौन सा है, पता है किसी को?
अरे भाई चांद है, चांद है तो सबसे पास है। सूर्य हमारे नजदीक कितना है? 15 करोड़। चांद है 3,84,365 किलोमीटर। तो ये लाखों में है, 1 करोड़ भी नहीं है, और ये 15 करोड़ है। तो सबसे पास कौन हुआ? चांद। ठीक है, तो सबसे नजदीक चांद है। ठीक, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये चांद है। अब आ जाते हैं हम पृथ्वी से कितने प्रश्न होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। आप नीला ग्रह जानते हो पानी की उपस्थिति की वजह से। ठीक है, अब इस पर सूर्य की किरणें कितने समय में पहुंचती हैं? सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती हैं? अगला चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें कितने समय तक पहुंचती हैं? तो सूर्य की किरणें मैंने आपको बताई 8.3 मिनट या फिर 8 मिनट 18 सेकेंड। ठीक, या फिर इससे अलावा चंद्रमा की किरणें पहुंचती हैं 1.3 मिनट में। ठीक, उसके बाद और इसका पलायन वेग कितना होता है? तो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है वो समझ लीजिए। जब कोई भी पिंड पृथ्वी से छोड़ा जाता है अंतरिक्ष के लिए, तो उतने वेग से फेंका जाए कि वो पुनः पृथ्वी पर पलायन ना करे, पृथ्वी से बाहर चले। ठीक है, तो वो कम से कम वेग जो होगा पृथ्वी का, वो होगा पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यूनिट बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। किलोमीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड नहीं भी होगा। ठीक है, ठीक। अब इसका आपको परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल बहुत जरूरी है याद करना। परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो परिक्रमण क्या होता है वो समझ लीजिए। जब पृथ्वी अपने चार ओर, सूर्य के चार ओर ऐसे गति करती है। कैसे गति कर रही है? पश्चिम से पूरब की ओर क्लॉकवाइज जब गति करती है तो इसको परिक्रमण काल कहते हैं। और परिभ्रमण क्या होता है? जब अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। ठीक है, जब धुरी पर चक्कर लगाती है तो दिन और रात होते हैं, यानी ऐसे घूम रही है। तो सूर्य का ध्रुव, जो पृथ्वी का ध्रुव है, जिस ओर सूर्य पड़ जाता है उस ओर क्या दिखता है आपको? दिन। और जिस तरफ नहीं होता उस तरफ रात होता है। ये तो होता है दिन और रात। और ऐसे ऐसे घूमेगा तो ऐसे ऐसे जब गति करेगा तो उसको परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण काल कितना होता है? वो होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकेंड। तो अंग्रेजी कैलेंडर प्रति वर्ष लगभग ये 6 घंटे छोड़ देता है। अगले वर्ष भी छोड़ेगा, अगले वर्ष भी छोड़ेगा, तो पूरे 4 वर्ष बाद 24 घंटे बना लेता है, जिसको आप एक दिन बोल देते हो। इसीलिए 4 वर्ष बाद 365 दिन में एक दिन बढ़ जाता है, जिसको 366 दिन बोलते हैं, जिसको आप अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष को अंग्रेजी में लीप ईयर कहा जाता है ना। लीप ईयर से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। ये आपको काम देगा कैलेंडर। ठीक है, चलो। परिभ्रमण कितने समय में करती है पृथ्वी? जब अपनी धुरी पर घूमेगी तो कितने समय में करेगी? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। ये भी एग्जैक्ट नहीं होता, जिसको आप कितना मान लेते हो? 24 घंटे। ठीक है, तो जब परिभ्रमण होगा तो क्या होगा? दिन और रात होंगे। और जब परिक्रमण होगा तो कभी आपको गर्मी लगने लगेगी तो कभी सर्दी लगने लगेगी। इसका मतलब है ऋतुओं में परिवर्तन किससे होगा? परिक्रमण से। और परिभ्रमण से क्या होगा? दिन और रात। ठीक है, इतने प्रश्न क्लियर। अब देखो, पृथ्वी पर अपसौर और उपसौर की घटना मैंने आपको बता दी। पृथ्वी पर उपसौर और अपसौर की घटना आपको पता है। अपसौर कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर चली जाती है, और जब सबसे नजदीक आ जाती है उसको उपसौर कहते हैं। उपसौर 3 जनवरी को होता है, अपसौर 4 जुलाई को होता है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी आपको पता होनी चाहिए, फिर बता देता हूँ। 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसको क्या कहते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग मानी जाती है। ठीक है, अब आप ऊपर जाइए, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे और पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो स्थल पर कितना ऊपर जा सकते हैं और जलमंडल में कितना जा सकते हैं। तो आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते हैं तो सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है पृथ्वी पर जो स्थल मंडल में है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। ये तो होती है
86 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ गई। ठीक, आप नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे कहाँ तक जा सकते हैं? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त कितना गहरा है? 11,033 मीटर। ठीक है, तो आपसे पता पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा गहराई का बिंदु कौन सा है, तो इतना है, और ऊपर कितने जा सकते हैं आप? एवरेस्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, इतना काफी है आपके लिए। समझ में आ गया सभी को? ठीक, बंद कर दीजिए।